नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 1 तारीख 1 सितंबर और कंगना रनौत की बदजुबानी, ये तारीख दोनों का मिलान कर रही है। कंगना रनौत ने किसानों पर अब उस स्तर की घटिया बात की है, उस हद की घटिया बात कर दी है कि जो कोई दूसरे मुल्क का, कोई दुश्मन देश का नागरिक भी न करे, वहां तक उतर आई है। लेकिन 1 तारीख को, 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कंगना का हिसाब होगा। पंजाब के किसानों पर ओछी टिप्पणी, हरियाणा के किसानों का अपमान, घनघोर बेइज्जती, हिसाब उत्तर प्रदेश से होगा। मैं पहले चौधरी हरपाल सिंह जी को जोड़ रहा हूं इस चर्चा में। हरपाल जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी योजना, बड़ी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं 1 तारीख के लिए। लगातार पंचायतें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। अब तक कंगना जैसे लोग, वो राजनीति में हो, राजनीति से बाहर हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हो, आईटी सेल में हो, झूठ फैलाने वाले हों, ट्रोलर्स हों, जो ये कहते थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर धीरे-धीरे हरियाणा तक आए। अब उत्तर प्रदेश से हुंकार होगी और उस हुंकार में कंगना रनौत ने एक ऐसा मौका दे दिया है कि भाजपाइयों का मुँह दिखाना मुश्किल हो जाए। उत्तर प्रदेश के गाँव में भी नो एंट्री हो सकती है, जो तैयारी चल रही है। कंगना रनौत ने क्या कहा था? हालाँकि सुनाना नहीं चाहिए इतनी घटिया टिप्पणी को, लेकिन हरपाल जी से हम बात शुरू करें उससे पहले ज़रा वो सुना देते हैं। कंट्रोल रूम, ज़रा कंगना के उस घटिया बयान को, महाघटिया बयान को सुनाइए। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगी। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी ना। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई। बड़ी लंबी प्लानिंग थी किसानों की, जैसा बांग्लादेश में हुआ है। किसानों को उम्मीद नहीं थी कि ये बिल वापस ले लेगी मोदी सरकार। वो तो कुछ और करने के लिए आए थे, उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, बांग्लादेश जैसी हालत बनाने के लिए आए थे। जब ये आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर लाशें लटकी थी और अगला वर्ड जो हमने जिस शब्द की आवाज को डाउन कर दिया, क्योंकि आपत्ति यूट्यूब पे आ जाती है, वो शब्द था जिसको कानून की भाषा में क्या कहा जाता है आप समझ जाएंगे, लेकिन हम लोग उसको व्यभिचार बोल देते हैं यहाँ पर। जो आजीकर में हुआ है, जो तमाम महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहा है, वो शब्द इस्तेमाल किया कि जब आंदोलन चल रहा था तो वहां पर वही हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था और लाशें लटकी हुई थी, बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग थी। चौधरी साहब, किसानों को, लाखों किसानों को ये क्या कंगना बता रही हैं? और अब तक सन्नाटा है, भाजपाई भी नहीं बोल रहे कुछ और चारों तरफ सन्नाटा है। अब तो ये सांसद हो चुकी हैं, अब तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। चित्रांशु जी, वैसे तो मैं इस लायक समझता नहीं इसमें कोई कमेंट करूं, क्योंकि इस लायक है ही नहीं हम्म, ये इस लायक ही नहीं है कि इस पर कमेंट किया जाए। क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो देखा है, हम्म, समुद्र के किनारे हिंदुस्तान के गार्ड जवान, मतलब ऑफिसर्स क्लास के लोग बेचारे, हम्म, जिनकी सिक्योरिटी रहते हैं, हम्म, प्लस सुरक्षा में रहते हैं, वो दौड़ रहे थे और ये खाली कच्छा और चोली में हम्म, ये आगे चल रही थी। ये हम्म, इसके बारे में क्या कहोगे आप? हम्म, इस तरह के लोग सर्टिफिकेट देंगे भागते लोगों को, ये देंगे सर्टिफिकेट? ये वही है ना जो करे 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ये वही वही कर है। रहा था ना। हम्म, इससे सवाल पूछो, इसके खानदान में पीढ़ी के साथ को शहीद ना हुआ हुआ राजी आजादी की हम्म, में। हम्म, ये कहते थे 14 के बाद देश आजाद हुआ। हम्म, इससे पूछो पंजाब कई थे वो भगत सिंह। जिस सरदार भगत सिंह को फांसी हुई और फांसी लगने जा रही थी, हम्म, 21 साल के नौजवान को फांसी होने जा रही थी, उसकी मां ने कहा, बेटा मैं तेरा मुंह देखना चाहती हूँ, तू देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। क्या बोला था? नहीं मां, तुम मेरी मां हो,
और माँ बेटे से बहुत प्यार करती है। अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में आ गया तो मेरी कुर्बानी बेकार जाएगी। वो पंजाब के किसान का बेटा था। हम्म, जिस ऊधम सिंह को फांसी दी गई इंग्लैंड में, क्या थे वो? जलियांवाला कांड जब हुआ और हजारों रातें पड़ी थी जलियांवाला कांड के अंदर, लोग तड़प रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, खून से दीवारें बन गई थी, बच्चों के बुजुर्गों के खून से, वो पट गए थे वहां। और जब देखा ऊधम सिंह ने कि ये हालत, और जब सब तिलक लगाया अपने माथे पे खून का कि मैं इसका बदला लूंगा, ये अधिकारी यहाँ भी वही मारूंगा जाके। और किस तरीके से उन्होंने उसी दिन, जिस दिन वो कांड हुआ, अंग्रेजों ने भगा दिया इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जाके वो हर 13 तारीख को, जो जिस दिन उन्होंने गोली चलवाई, वो वहां एक सम्मेलन होता था और सम्मेलन में सम्मानित किया जाता था हर साल। किस तरीके से उधम से पहुंचे वहां, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, भागे, और किस तरीके से पहुंचे वो सम्मेलन में, वो तो लंबा प्रक्रिया उनकी। लेकिन जब डायरी बोल लिया था खड़े होकर कि मैंने जब गोली चलाई थी हिंदुस्तानियों पर, तो हिंदुस्तान के लोग भेड़ बकरी की तरह दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, भीख मांग रहे थे मुझसे अपनी जान की। और उसके बाद उठे वो और 5 गोली मारी, खत्म कर दिया। वो उधर पंजाब के थे, पंजाब के थे वो। पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा फांसी दी गई। पंजाब को ये नहीं, छोटा पंजाब था ये, पंजाब पाकिस्तान में था, आगे के पंजाब भी है वहां, हरियाणा भी उसी में शामिल था, और हिमाचल भी था। इस सब मिलकर पंजाब था, जहां की बोल रही है ये। तो पंजाब के लोगों के बारे में बात करिए बात। और झांसी की लक्ष्मीबाई का ढांग रचाती है बांट करके, एक्टिंग करती है झांसी लक्ष्मीबाई की, और कहती है 14 बाद आजाद हुआ। झांसी की लक्ष्मीबाई ने, वो चाहती अंग्रेजों से कंप्रोमाइज कर सकती थी। वो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कंप्रोमाइज करने की, बहुत कोशिश की, जैसे ग्वालियर वाले कर चुके थे कंप्रोमाइज, सिंधिया ने नहीं करा उसने। और उसकी कहानी तो देखो आप, क्या ड्रामा कर रही झांसी की लक्ष्मीबाई बन रही है। ये झांसी की लक्ष्मीबाई है ये। झांसी की लक्ष्मीबाई ने कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, लीडर थी वो भारत की। और 2 साल के बच्चे को पीछे बांध कर अपनी कमर पे अंतिम सांस तक लड़ी हो, और बच्चों को बचाया, अंतिम सांस तक लड़ी हो। और लास्ट में आके जब डेड बॉडी उठा के रखी घोड़े नीचे, तो उसने कहा मैं आपके हवाले कर जा रही हूँ अपने सेनानियों को, जो 7 बच्चे थे, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान, अपनी मातृ जान देके जा रही हूँ। तभी देश आजाद हुआ। कुंवर सिंह, हजरत बेगम महल, आपके मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कितने क्रांतिकारी फांसी जब देश आजाद हुआ। और जब विद्रोह हो रहा था 57 का, तो अंग्रेज फौज जा रही थी दिल्ली बादशाह को घेरने के लिए। एक गांव पड़ता टीकरी मुंदक के पास, आज चले जाओ आप, मेला लगता है शहीदों का। टीकरी में वहां के सिसोदियाओं ने, गुजरों ने, जाटों ने, ब्राह्मणों ने, जितनी भी कौमत थी, सब किसान थे, सबने बिल्कुल फौज को मारा। टीकरी में लगता है वहां, अंग्रेज फौज मार दी थी। और उसके बाद जब विद्रोह दबा दिया अंग्रेजों ने, तब उसके बाद उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। 12 ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा, और कुत्ते पकड़े 12, और हर क्रांतिकारी की कबर में कुत्ते दफनाए, साथ में कुत्तों को दफनाए उन्हें। तब देश आजाद हुआ। जो बहादुर जफर था, आखिरी बादशाह, जहां तक कंप्रोमाइज कर सकता था, भगत सिंह कंप्रोमाइज कर सकते थे, उधम सिंह कर सकते थे, तमाम कर सकते क्रांतिकारी नहीं, देश की लड़ाई लड़ रहे थे वो। और जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज और कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, वो नहीं माने कि नहीं मैं लड़ूंगा देश के लिए, तो पूरा देश खड़ा हो गया, पूरे देश ने मान लिया उसको। महाराज लक्ष्मीबाई ने भी, भाईराव पेशवा ने, नाना साहब ने, सबने लीडर मान लिया अपना। और मेरठ की पूरी फौज उनको बचाने के लिए दिल्ली गई थी, पूरी फौज ने विद्रोह करके वही पहुंची दिल्ली में। और जब अंग्रेज नहीं तोड़ पाए उसको, उसका संविधायक इलाही बख्श वो मिल गया अंग्रेजों से, और उसने अंग्रेजों से मिलने के बाद वो गिरफ्तार करा दिया। तो जो गिरफ्तार बादशाह जफर हुआ, तो उसके 4 बेटों के सिर काट कर आए थे अंग्रेज, थाली से जाकर, कहा लो अपना इनाम लो आप। उन्हें यही कहा था गाजियों की औलाद ऐसे सामने आती है। और जब रंगू जेल भेज दी गई बादशाह जफर, रंगू जेल में जाकर एक शेर लिखा अंग्रेज ने कि दम दे में दम नहीं है, खैर मांगो जानकी, ए जफर ठंडी होते हिंदुस्तान की। जफर जवाब देते हैं, 45 साल का बूढ़ा बादशाह जवाब देता है अंग्रेजों को, और गाजियों में पूरेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलते हिंदुस्तान की, इस तरह आजाद हुआ है देश। ये आजादी बात बन रही है।
14 के बाद की बात करती है। 14 बाद इसे हुआ, तमाम की कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम दुनिया की 12 जेलें काटी, तमाम आजादी जो विद्रोह दब गया 57 का विद्रोह दबा दिया अंग्रेजों ने। तो इलाहाबाद अवध में कोई खेत नहीं था 100 किलोमीटर तक जब अंग्रेजों किसानों को फांसी आती थी। एक अंग्रेज अफसर था, उन्होंने तो कहा इंग्लैंड में जाके कि मैंने अनऑफिशियली बिना मुकदमे चला 1000 लोगों को फांसी दे दी, मैंने मार दिए जंगलों टांग टांग के। तब देश को आजादी मिली है। कौन थे वो? इससे पूछे कौन थे वो? किसान बच्चे थे वो हमारे थे, हमारे तिरंगा दिया है भारत को, इसके बाप छोड़ दिया है, हमारा दिया, हमारे थे वो, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, पूरे भारत के थे किसानों बेटे वो। ये बात करती है। इस ऐसी को तो पार्लियामेंट में भेजने, पता क्या भेज दिया। मैं तो एक बात करना चाहता, ये नाचने गाने वाली इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है खाली टीवी में बैठ के, क्या बोल दिया। ये जानती है देश क्या है, ये जाने देश क्या है। अरे देश तो बहुत बड़ी, देश जो आजाद हो रहा था, लोग मर रहे थे देश के, किसान के बालक मरे बेचारे। पंजाब की बात करती है। 35 करोड़ की आबादी थी भारत की, सिर्फ 35 करोड़। अनाज नहीं था यहाँ, अनाज आता था अमेरिका कनाडा से, और शास्त्री गए अनाज लेने के विदेश, और शास्त्री ने जाकर अनाज मांगा, मना कर दिया अमेरिका ने, नहीं हम देंगे आपको, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं, हम वापस कर दें। शास्त्री नारा दिया है आगे, जय जवान जय किसान, खेत पर अपनी सत्ता राज वो, लेकिन मैं भीख मांग नहीं जाऊंगा। हरित क्रांति लाई, श्वेत नारा दिया हरित क्रांति का। पंजाब ही था जिसने पूरी दुनिया में धान और चावल में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और नंबर 1 पहुंचा और पूरे इसको अनाज खिलाया। पंजाब ही तो था। 2006 में अंग्रेज लाए थे, और जो इनका पापा लाया अभी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के हीरो लाए ना, अभी बिल लाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेज भी लाए थे, 2007 में लाए थे अंग्रेज, 2006 और 7 में। सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे, उन्होंने चला आंदोलन, कहा किसानों को पकड़ी संभाल, जट्टा पकड़ी संभाल, और अंग्रेज घुट्टे टिका दिए, फार्म लागू नहीं होती। अब फिर दोबारा मोदी लाया, दूसरा अंग्रेजों के पैसा ला रही लाए, बिल लाए ना, इससे पूछो। हाँ, पंजाब के थे लोग, था वही जो 1906 पंजाब, इस समय ये पूछ रहे हरियाणा पंजाब के थे, जिन्होंने 13 महीने बता दिया प्राइम मिनिस्टर को, हम जो कह रहे हैं सही है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है आगे कि मेरे समझ में गलती हो गई, तो बच्चा गलती वापिस लेता हूं, लिए ना वापिस। जाने क्या ये इनके कोई करेक्टर है क्या, इन पे है कुछ? अरे हम जाने, हमें पता है गांव को चरित्र क्या होता है, गांव को पता, हम समझते हैं ये क्या जाने, ये जाने क्या? अरे इनके मन कर रहे हैं महात्मा जिनके महात्मा रहे हो, सजा काट रहे हो जेलों में, जिनके मिनिस्टर ये उन्हें नहीं बोलती, किसान बोलती, उन पे बात करना, उन पे बात करा। आसाराम बाबू छूटा, अभी सजा हो गई, अभी राम छोड़े हैं, चिन्मयानंद को केस वापस लिया रहे। अरे किसकी बात कर रही है? जहां तुम बैठी हो वहां तो कदम कदम पर हड्डा हो रही है। कितने महिलाओं के साथ विधायकों मंत्रियों ने, उनमें बात करो ना, किसान बताओगे? अरे आज भी इस देश में 70 करोड़ किसान है भारत के अंदर, आज भी किसान जिंदा है देश, आज भी हमें खिला रहे देश। और सुनो, इससे पूछो, मैं पूछता सवाल, पूरी फौज में, पूरी बीएसएफ में जितनी फोर्सेस है इंडिया की, जितनी भी है, आरएएफ, बीएसएफ, सीआरपी, मिलिट्री, कोई फोर्स नहीं, पुलिस, होमगार्ड, सब में किसानों के बेटे हैं, किसानों के ही हैं। तेरे पीछे घूम रहे बंदूक लिए रखाते हुए, किसान के रखा रहे अंबानी को कोठी पे आए खड़े होकर, और किसान के बेटा पीएम के साथ घूम रहे हैं आगे पीछे। अभी तुम्हारे पीछे किसान ही घूम रहे हैं, हमारे ही बेटे हैं वो, ये बंदूक लेकर रखा रहे हैं तुम्हें, आर्मी रखा रही है पूरी बॉर्डर पे, इनको तुमने अग्निवीर बुला दिया, तब भी बोल रही थी ये अग्निवीर से ही बुला दिया। अभी तो हमारे ही है सब जगह, पूरी फोर्सेस हमारी बैठी है, हम ही रक्षा कर रहे हैं देश की। चौधरी साहब, ये किसानों के बेटा बेटी हैं, उसका तो निशान गाल पे है, कंगना के गाल पे है उसका निशान। कंगना के गाल पर किसानों के बेटी बेटियां ही पुलिस में, फौज में किसानों के बेटे बेटियां हैं, कंगना के गाल पे उसका निशान पड़ चुका है। एक किसान की बेटी थी एयरपोर्ट, सही पड़ा। अरे वो किसान की बेटी थी, है। और सुन लो आप, किसान के बारे में बोला ना, तो अभी तो एक पड़ा है, किसान की बेटी है अभी इस लायक, अभी दोनों मारेंगी।
लाल कर देंगे, लाल गाल की चक्कर पड़ रही है। किसान की बेटी है अभी बहादुर, किसान के बेटे बहादुर हैं। किसान अपने आप में देश का मालिक है। आर्मी में किसान, फोर्सेस में किसान, खेत में किसान, फैक्ट्री सब किसान ही तो हैं। तमाम जो उद्योगपति है, इनको कौन रखा रहा है बंदूक लेके? हमारे रखा रहे हैं ना। मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, एक खाली वक्त, उस पर समझ जाओ आप क्या करिए। ये क्यों कहते हैं लोग? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु तीनों आए, एक यूनिवर्सिटी में नाटक हुआ रोहतक में, मैं बाहर मौजूद था। 3 लड़कियां आई रोल अदा करने, एक बनी भगत सिंह, एक राजगुरु, एक सुखदेव, और एक लड़की बनी आपके आजादी, उसका नाम था आजादी। भगत सिंह आए, वो पूछते मंच पे उस आजादी से, बेबे तू कहाँ है इस टाइम? हम तुझे आजाद करके गए थे, तेरे लिए हमने फांसी खाई, हजारों नौजवान फांसी पर चढ़े, जेलें काटी, लाठी खाई, गोली खाई, कुर्बानियां दी, तू कहाँ है अब? बोली बेटा कहाँ देखना चाहता है बता? बोला बता बेबे कहाँ दिखाएगी? बोले चल तुझे किसान दिखा कर आऊं, जिसका बेटा है तू, जिसका तेरा ख्वाब देखा ये मालिक देश का होगा। गोरे चले गए बेटा, काले आगे बैठ के दिल्ली में सबको में, काले लोग आए, अंग्रेज आगे भी। बोले बेटा चल कहाँ दिखाऊं? वो ले गई। किसान खेत में अपने फांसी में लटका हुआ था, कर्जा ना चुकाने के लिए, बैंकों का कर्जा ना चुकाने, किसान लटक गया फांसी में। बोले बेटा देख ये लटक गया, ये हालत तेरे किसान की आज। 5000 मर चुके बेटा जब से, 5 लाख किसान जब से तू गया, 5 लाख किसान बेटा आत्महत्या कर चुके, कर्जा ना देने का, ये तेरे हालत किसान की। बोला और बेबे? मजदूर को, मजदूर में लेकर पहुंची, मजदूर खाट पर लौट रहा, सांस से गिनने उल्टी, भूखा प्यासा, बीमारी में पीड़े त्रस्त। बोले बेटा ये मजदूर करता है, इसके पास इलाज को पैसे नहीं है, प्राइवेट अस्पताल हो गए, बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल की, सरकारी खत्म हो गए साहब, एकदम तोड़ रहा। बोले अच्छा, बोले ये हालत है? बोले हमने तो एक ख्वाब देखा था इनका राज आएगा किसान मजदूरों का देश के अंदर। बोले बेटा अच्छा बेबे फिर तू कहाँ है? बोले अगर इनकी ये हालत है बेबे, हम तो तुझे छोड़ गए थे आजाद करके, तू कहाँ है? बोली बेटा मैं अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कोठियों में कैद हो गई हूँ। बोले कैद हो गई? बोले हाँ, मैं इस देश के उद्योगपतियों की कोठियों में कैद कर ली गई हूँ। बोले बाहर क्यों नहीं आती? बोले कैसे आऊं? उसके गेट पे तेरा ही बेटा खड़ा है, बंदूक लिए मुझे मारने को। उसके गेट पे तेरे तो खड़ा है, मजदूर किसान का बेटी खड़ा, राइफल लिए मुझे मारने को, निकलूंगी मार देगा। बोले ये आजादी जो तुम देकर गए थे क्रांतिकारियों, ये तो कोठियों में कैद हो गई बेटा, वे तो आज भी गैर आजादी है गांव के। तो अगर मैं निकलने की कोशिश करती हूँ बार बार, लेकिन तुम्हारे बंदूक लेकर मेरे सामने आते आगे, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। यही तो अगर ये बोल रही है, इसकी औकात बोल जाइए, इसकी औकात है बोल जाइए, हमारे रखा पड़ रहे इसे। अंग्रेज एक ऐसा शासक आया जिसका 1773 में उनके पास मात्र 45,000 फौज थी, सिर्फ 45,000। अपनी फौज थी 9,000, बाकी सब 36,000 फौज भारत की थी। और 1808 में उनके पास फौज थी 1,85,000, अपनी कुल 45,000 थी, बाकी सब हिंदुस्तानी के लगे भरे हुए थे, फौज हिंदुस्तानी की थी। और 1873 में उनके पास थी फौज 2,85,000, उसमें भी अंग्रेज फौज 45,000 थी केवल। एक ऐसा शासक अंग्रेज आया जिसने हमारे देश की गरीबी का फायदा उठाकर अपनी वर्दी पहनाई, अपनी ट्रेनिंग दी, अपना कल्चर सिखाया, और उसके कंधे बंदूक रखी और घोड़ा खुद दबाता था। हमारे बेटे की बंदूक पर हाथ रख के गोली चलाई उसने, और हमारे बेटे हमारी मरवाए। सेम वही व्यवस्था आज भी है, कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वही सिस्टम, वही आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, अंग्रेजों वाली ट्रेनिंग, वही आईपीएस ट्रेनिंग लेकर आते हैं अंग्रेजों वाली। आप समझ रहे हो बात? एक आईपीएस अफसर कहता है अरे मारो सालों को, मारो, उसको इनाम दिया जाता है। ये ट्रेनिंग दिया है ना। वो तो हो गई। एक ये कंगना रनौत पर
क्यों इस कंगना रनौत देखिए इस हद तक घटिया बयानबाजी अब करने लगी, ये इस हद तक घटिया बयानबाजी करने लगी, और बीजेपी में तो इस पे इनाम मिलता है, सांसद बना दी गई है, अब तो सांसद हो गई। इस पर क्यों नहीं देशद्रोह का, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा, जो इस देश के एक बड़े हिस्से को गाली दे रही है, किसानों को गाली दे रही है, इस पर क्यों मुकदमा न करा जाए? मुकदमा तो चौधरी हरपाल सिंह पे हो जाएगा। अभी चौधरी हरपाल सिंह कंगना रनौत पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें अगर टिप्पणी कोई बुरी लग गई कंगना रनौत को, तो चौधरी हरपाल सिंह पे हो जाएगा मुकदमा। हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो आशीष चित्रांशी पे हो जाएगा। इस पर क्यों नहीं हो सकता? इसको क्यों नहीं जेल के पीछे डाला जा सकता है कि चल बदजुबान, बदतमीज, चल पीछे, तू देश के किसानों को गाली देती है। ये एक मिसाल है पुरानी गांव में हाँ। कि सैया भाई कोतवाल डर का है, तो कोतवाल तो वही है, डर किस बात का बताओ? आज सत्ता में कोई और बैठे हैं क्या? इसकी हिम्मत है कहने की? क्या बता रहा हूं मैं आपसे, सत्ता में बैठे लोग क्या वाले। पंजाब का मुख्यमंत्री तो कर सकता है, वो तो करे, कम से कम वो तो अपने प्रदेश के पंजाब में खुद करना चाहिए, अगर पूरी स्टेट के गाली दे रही करना चाहिए, उसको फौरन मुकदमा करना चाहिए। मैं तो पहले कहा था आपने, मैंने कि ये जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए इसका कुछ सोच ही नहीं है, ये तो रोज इनका ये ड्रामा होता है, कुछ वक्त देती है, लेकिन उस लड़की ने तभी तो मारा चाटा, सबक सिखाया ना उन्हें, छबा मार दिया गाल पे, और फिर भी अकल नहीं आई, उल्टी बात बता रही है। और ये इस तरह की जो हमारी ऐसी बहुत बेटियां हैं जो बर्दाश्त कर सकती है और कुछ ही कर सकती है, लेकिन एक स्तर होता है ना, हम लोग का लेवल नहीं है इस तरह का। हम सोचते सब लोग, किसान तो वो सब समाज से आता है, किसान तो सभ्यता तो किसानों में ही है, सब कुछ झेलते हैं हम तो। देखो किसान क्या है, कोई कितना बड़ा लुटेरा अधिकारी हो, मंत्री हो, हमारे गांव में आता है, घर आता है, घर में दूध भी ना होगा, मेज भी ना होगी, बेचारा किसान बाहर पड़ोस जाता है, भैया तो कुर्सी दे दी अपनी, वो क्यों? बोले बाबूजी आ रहे हैं, कुर्सी दे दे, कुर्सी लाएगा, फिर उसमें बिछाने को चद्दर लाएगा, अफसर हो, फिर बिस्कुट लेकर आएगा, दूध ना चाय पिलवाएगा, बाबूजी क्या खड़ा होगा, बाबूजी बाबूजी, भले उम्र में छोटा हो, ये सम्मान देता है आज भी गांव के किसान इस देश के अधिकारियों को, इन मंत्रियों को, इन लुटेरों को, जो लूट रहे हैं देश के लोग, अफसर तो कुछ लोग हैं, सबको मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं, इनको भी सम्मान देता हो अपने गांव बुलाकर, बाबूजी बाबूजी, चाहे भले उम्र में छोटा हो, वो बाबूजी कहता। लेकिन बाबूजी जो है ना, उनके दफ्तर में जाता है किसान, चाहे भले 80 साल का बुजुर्ग हो, 90 साल का हो, महिला हो, तू ताक से बात करते हैं, ए बुड्ढे इधर बैठ। मैंने अपनी आंखों से देखा बेइज्जत होते हुए और उनका हिसाब मांगा है। अब बताओ आपसे, मैं एक बार हमारे एक कस्टोडियन, ये बिलारी फैक्ट्री थी हमारी गन्ने की, ये इसमें कस्टोडियन बैठा था, कस्टोडियन एक सरकारी अधिकारी था, और हम उसे वार्ता करने के हमारा आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही हमने गेट खोला, हमारे बुजुर्ग थे भूप सिंह या के बाबू करके, वो अंदर घुसे, उसका चीफ कस्टोडियन आया हुआ था, बहुत थोड़ी उम्र का था वो, उसके बराबर में बैठा हुआ, एकदम गेट खोलते बोले, बुड्ढे बाहर निकल, तुझे किसने बुलाया? मैं सुन ली वो बात, मैंने फौरन ही गेट खोला, हम जाके बैठ गए, ठीक है। अब कस्टोडियन को सब वास्तु करो, मैं नहीं, मैं बोला ये कौन बैठा तेरे बराबर में, बदतमीज आदमी, इससे पहले माई मंगवाई कौन है? अब वो दबाता जो कर, अरे साहब हमारे कस्टोडियन तुम्हारे हैं ना, हमारे ना तुम्हारे होंगे ना, हमारे थोड़ी है। और भाई हम सप्लायर हैं गन्ने के मालिक, तुम खरीदार हो, और तुम्हारा अधिकारी हमें बत्ती बोला क्या ये हमारे बुजुर्ग को? बात तब सुन, मैंने माफी मांगा, ये माफी मांगी उसने, वहीं रोज घटना होती है, सम्मान नहीं करते ईमानदारी किसान का, किसान को ऐसा बना दिया नंबर 2 का, नंबर 2 का सम्मान करना सीखते, चाहे मंत्री हुए, बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं, और हम इनका सम्मान करते हैं। कोई भी गांव आता है प्यार से, बाबूजी बैठो, चाय पियो, दूध पियो, बाबूजी, सब चल गया। कहाँ आजादी होता भैया? आज भी हिंदुस्तान के गुलाम है गांव, आज भी गुलाम है। एक अंतिम सवाल चौधरी साहब, अंतिम सवाल, एक आप महापंचायत करने जा रहे हैं, और ये महापंचायत जो मुझे जानकारी मिली है, ये महापंचायत पूरे देश की है, इसमें कर्नाटक से लेकर के और पंजाब, हरियाणा से लेकर कर्नाटका तक, दक्षिण से उत्तर तक सब किसान नेता आ रहे हैं। इसमें शांता कुमार भी होंगे, इसमें डल्लेवाल भी हैं, इसमें पंडेर भी हैं, सारे किसान नेता हैं। यानी ये जो अभी जानकारी मिली मुझे, जो मैं इस बारे में जब देखा
कि ये सबसे मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी किसान पंचायत होने जा रही है इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, और यहीं से शुरुआत होगी, इसके बाद ये हरियाणा में शुरू होगी। शुरुआत जो है यूपी से ही हो रही है, संभल से। तो संभल के इस पंचायत में क्या-क्या एजेंडा है, और क्या ये ऐसे बदतमीज सांसद, अब ये देखिए, अब सामान्य नहीं है कंगना, अब सांसद है। अगर सांसद जो है ऐसा बोले तो उस पर तो लगाम लगाना होगा। तो क्या संविधान इस का पर उल्लंघन चर्चा होगी? जी। अगर सांसद है तो और ज्यादा गलत बात है ये, हाँ, क्योंकि यही तो कह रहा हूँ। सांसद संवैधानिक पद है ये, लोगों ने चुन के भेजा है। कितना भावना लोग यार, कितनी गलत बात करी है तो। मैं सांसद, अरे ये तो बात तो तभी बात करते कि 14 के बाद आजाद हुआ, इसे तो पूरे क्रांतिकारियों का अपमान किया, तब कुछ नहीं हुआ इसका। पूरे देश के क्रांतिकारियों का अपमान हुआ, किसानों के बेटों का अपमान हुआ। 14 के बाद बता रही आजादी हुई है, और उसके बाद पार्लियामेंट बैठी जाके, वो 14 के बाद की पार्लियामेंट है क्या? और वो तो बहुत पहली पार्लियामेंट है, वो पहला संविधान बन चुका था भारत का। तो ये तो तभी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन करेगा कौन? एक होड़ लग रही है। मैं देख रहा हूं जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार बनी, भाजपा सरकार नहीं, मैं कभी नहीं कहता भाजपा सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार जो से बनी है, जो जितना गाली दे सकता मुसलमानों को वो उतना ऊंचा नेता होगा भारत का। अब एक ट्रेंड और आ गया, जो जितनी गाली सिखों को देगा आप, वो उतना नीचा भाजपा में नेता होगा। अब तो एक कौम पे भी आ गए हैं, यादवों को गाली दो जाकर यूपी में, हरियाणा में जाटों को दो, गुजरात में पटेलों को दो, महाराष्ट्र में मराठों को दो जाके, और वहां जाकर रेडियो को दो। अब तो जो इनके साथ नहीं है उसको गाली दे रहे हैं। अभी ये तो अयोध्या के लोगों ने हरा दिए, तो अयोध्या के लोगों को भी खालिस्तानी बता रहे हैं। हाँ। वो भी हिंदू नहीं है भारत के, वो हिंदू ही नहीं है, अयोध्या के भी हिंदू नहीं है। अब ये क्या करोगे आप? सोच का सवाल है, सोच बहुत छोटी होती जा रही है। संकीर्णता से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता देश। देखो बताओ आपसे, आज इस देश में जितना 3 बादशाह हुए हैं, और तीनों बड़ी सोच के थे। वो तीनों की सोच बहुत बड़ी थी। नंबर 1 सम्राट अशोक। अशोक का शासन पूरे भारत में था, कोई कोना बचा हुआ नहीं था। उसके आगे लिखा गया सम्राट अशोक। लिखा नहीं, बताओ मुझे, इतिहास में भारत के अशोक पहला बादशाह हुए, उसके पिता ही नहीं कर पाए थे। अशोक ने कलिंग जीत के पूरे भारत राज कर लिया था। अशोक सोच बहुत बड़ी थी। उसके बाद वो पूरा उन्होंने अपने पासे पर रख दिया और वो चले गए अपने धर्म में। दूसरे कौन थे? दूसरे बादशाह हुए सबसे बड़े बादशाह भारत के, जो राज किया, अकबर। अकबर का पूरे भारत में शासन था, पूरे भारत पर शासन था। उसके आगे लगा अकबर महान। और तीसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका भारत के हर कोने तक शासन था। तीनों की सोच बड़ी थी। जब नेहरू को जब निकले पार्लियामेंट से, महिला ने कॉलर पकड़ लिया था, और महिला ने कहा हमें केवल लोकतंत्र है, तो उन्होंने यही कहा था कि वो मिला है तुम्हें ये मिला है कि तुम्हें प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ा खड़ी हो। ये महानता थी। आज का तो गिरफ्तार करवाए तो पकड़वा के, आपका तो जेल भेज देता। ये सोच था। तीनों महान लोग राज किया, और तीनों बड़ी सोच के लोग थे। इसलिए मैं चाहता हूं, ये देश विभिन्नताओं का देश है। ये हजारों हमारी जातियां हैं, हमारी भाषा बहुत है, जाति बहुत है, धर्म सब है, और सबको मिला के एक देश बना है। बॉडी बनती है हमारी, मेरा हाथ का काम है, कि टांग का काम है, पैर का काम है, और सब मिलके बॉडी बनती है। इस तरीके से सब मिलके भारत बना है। इसलिए भारत को चलाने के लिए बड़ी सोच की जरूरत है। किसान नेताओं ने, हरपाल जी, किसान नेताओं ने कहा है कि कंगना को माफी मांगनी होगी, नहीं मांगेंगी तो इस पर जो है हम आगे, मतलब इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या जो पंचायत आपके करवाने जा रहे हैं, इस पंचायत में कंगना रनौत की इस बदजुबानी पर कुछ जो है चर्चा होगी, या इस मुद्दे पर भी आगे बढ़ने का प्लान बनेगा? चित्रांशु जी, ये तो चाहती है, ये तो चाहती है यही ऐसा हो। इसे पहले कौन पूछेगा ये कुछ है क्या? अच्छा कुछ है, ये तो कुछ जानता है। अरे ये तो चाहती है कि मेरी चर्चा हो, मेरा विरोध हो, मैं जाऊं पटल में छाऊं। ये इस्लाह है कब? इस्लाह है थोड़ी ये। इसकी चर्चा करनी मैं तो गलत समझता हूँ बहुत।
चर्चा लायक ही नहीं है ये तो जानबूझ के करते हैं इस तरह की बातें, चर्चा में आए हम, और तो इनको कुछ है नहीं, तो मैं समझता हूँ तो कुछ है ही नहीं इस लायक, ये लायक ही नहीं है। तो इसे तो ये हमारी सबसे लड़कियां, हमारी महिला जवाब देने की, तो ये सबसे सबसे आखिर में ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये उस लायक नहीं है कि इसकी चर्चा भी की जाए। इसकी ये चर्चा हो। संसद में आ गई, आखिरी बात कह ये दूं मैं, हमारी आखिरी बात भूल, कह दूं, किसी की भूल नहीं। जितना सोचिए ये चर्चा के लायक ही नहीं है, और जानबूझ के चर्चा में आने की कोशिश करती है किसानों को गाली देकर खाली बस। और एक बेटी ने किसान के जवाब भी दे दिया। अच्छा बताओ कितनी बेशरम है ये, इसके गाल में मारा, हाथ छप गया उसका, छप गया ना मुंह में ना, तब भी बयान दिखा रही है। अगर इसे शर्म लिहाज होती चुप बैठ जाती। तो ये तो इस लायक है ही नहीं, ये इस लायक ही नहीं है चर्चा लायक। मैं बता रहा हूँ आपसे, इसकी चर्चा हम तो करते ही नहीं कभी, आप मैंने बात कर दी बात, क्योंकि इनका कोई किस्सा नहीं है। अब ये ऐसे ऐसे इसलिए चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे बदजुबान, ऐसे बदतमीज कोई भी हो, वो सांसद हो, आम नागरिक हो, इनकी सच्चाई जनता के बीच जानी जरूरी है, इसलिए हुई चर्चा। बाकी 1 तारीख को आपका जो बिल्कुल 1 तारीख को बड़ी होने पंचायत वाला हो रही है, हम महापंचायत, अपनी मुद्दे बात कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून, कर्ज मुक्त हो किसान, स्वामीनाथन रिपोर्ट का बार भाव तय हो, बिजली बिल वापिस, ये मुद्दे हैं हमारे देश के, हम लड़ रहे हैं देश के लिए। और ये तो इनका कोई काम थोड़ी है। देखो बाबा रामदेव है, वो ऐसी बोल बोल के सत्ता में आ गए, पेट दिखाकर लंबी सांसें ले लंबी सांस लेकर क्या करे, 1000 रुपए लेकर सांस दिखाने के, आज अरबपति बन गया। और अब देखिए तारीख कांग्रेसी जो हुए हैं, हम दूध पैदा कर रहे हैं, दूध पैदा करने में एक परिवार लगता पूरा, सानी भैंसों को कबाड़ नियार चुहान लाते हैं, नवाते हैं, और जब जाकर दूध देती है भैंस 7-8 किलो, वो दूध का भाव 30 रुपए लीटर गाय का, 25 लीटर दे गया, पूरा परिवार लगता है। और उसका कहीं चर्चा नहीं पूरे भारत के अंदर। और उसी गाय का मूत बेचता रामदेव 100 रुपए लीटर, वो टीवी बोलता है, टीवी बोलता है, टीवी बाबा रामदेव का मूत्र पियो, ये बहुत फायदेमंद है, गाय का गोबर खाओ। अबे कहाँ ले आ रहे हो भैया, 21 सदी की बात कर रहे हो तुम हमसे, और गोबर खिलाने की बात करते हो, मूत्र पिलाने की बात करते हो यार। गाय का दूध तुम्हें पसंद नहीं आता, तो मूत्र पसंद आता। तो ये तो लोग करते इस तरह का, इसका क्या इस तरह अच्छा, आप यही तो बात चाहते हैं। ये पूरे देश को 18वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, 18वीं सदी में जो सती प्रथा जैसे कानून थे भारत के अंदर, वहां ले जाना चाह रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर रहा देश। लेकिन अब अंत में यही कहेंगे कि देश इसके लिए तैयार नहीं है 28 सदी में जाने के लिए। आपके जो महापंचायत है उसके लिए शुभकामनाएं, और उस महापंचायत पर हमारी भी नजर रहेगी, क्या वहां पर किसान आंदोलन को एक नई दिशा, नई गति मिलती है, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। चौधरी हरपाल सिंह जी ने कंगना रनावत के बारे में साफ कह दिया कि इनके बारे में बातचीत करने लायक भी अभी इस लायक भी नहीं बातचीत किया जाए। शर्म आती है हमें, इस पे बात करते शर्म आती है हमें, इस लायक ही नहीं है इसका बात करिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये इस लायक ही नहीं है जी।